कर्नल सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, इन दिनों कई डिफेंस पर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, तो पहले हम उन डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा एक आपको रैपअप देते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर भी है, मेरे पास अभी जितने पोर्टफोलियोज आते हैं उसमें एक डिफेंस म्यूचुअल फंड नज़र आता है, तो हम सर से पूछने वाले हैं कि इसमें किसे निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्टोरल थीमैटिक फंड्स होते हैं और सेक्टोरल थीमैटिक फंड्स में इन दिनों लोगों की रुचि भी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो डिफेंस के फंड में नंबर 1 पर HDFC डिफेंस फंड है। इसको लॉन्च हुए अब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो रहा है। 2 जून 2023 को शुरुआत हुई थी और 31 जुलाई 2024 को तक इस फंड का AUM जो था वो 3,930 करोड़ रुपए का था। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, और इनकी वेबसाइट के मुताबिक स्कीम के डायरेक्ट प्लान का 6 महीने का रिटर्न जो रहा है वो 121% के आसपास रहा है। 1 साल का 112% का रिटर्न रहा है। टॉप होल्डिंग्स में है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब दूसरे नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल का एक और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो हम देख रहे थे HDFC वो एक एक्टिव फंड है, और जहां तक बात है मोतीलाल की, ये एक इंडेक्स फंड लेकर आया है और ये अभी बेहद नया है। तो ये जो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये एक अनुमानित रिटर्न है। अगर कोई 10,000 का निवेश करेगा तो उस हिसाब से उनकी वेबसाइट पर, क्योंकि अभी इस स्कीम को 1 साल पूरे नहीं हुए हैं। और इनकी भी टॉप होल्डिंग में देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और HAL आपको नजर आएगा। और इन दोनों को अब टक्कर देने के लिए आदित्य बिरला भी लेकर आ रही है अपना एक डिफेंस इंडेक्स फंड। इसका NFO अभी बाजार में है, न्यू फंड ऑफर आदित्य बिरला ने पेश किया है। ये भी एक पैसिव फंड की कैटेगरी में होगा। 23 अगस्त तक आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, फिर ये रीओपन होगा। न्यूनतम निवेश इसमें 500 रुपए का। बेंचमार्क जाहिर तौर पर ये निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करने वाला है। फंड मैनेजर्स के नाम हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये 3 फंड्स अब बाजार में हैं। आदित्य बिरला बस आने ही वाला है। सर, आपको क्या लगता है ये डिफेंस फंड में लोगों की रुचि, सरकार का ये शो करना कि वो भारत में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर जोर देगी, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी वो कह रहे हैं कि डिफेंस पे एक्सपेंडिचर जो है वो भारत का बढ़ने वाला है और इसमें इंडिजीनियस यानी भारत में बने हुए सामान का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये है इनका वो फैक्टर जो लोगों को पसंद आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर जोर है। पर आपको क्या लग रहा है, एक डिफेंस फंड की जरूरत आपके पोर्टफोलियो को है, क्योंकि साथ में ये एक थीमैटिक फंड है? बिल्कुल, ये थीमैटिक फंड का मतलब ये होता है कि इन फंड्स में जो 2+1 अगर हम नए वाले फंड को कहें, इन फंड्स के ऊपर इन फंड्स को सिर्फ डिफेंस ओरिएंटेड कंपनीज के अंदर ही पैसे डाल सकते हैं। अब हुआ क्या है, जैसे ही गवर्नमेंट ने डिफेंस को सेक्टर को ओपन किया है, लोगों की बहुत रुचि बढ़ी है। सब लोगों ने देखा कि बाहर जो डिफेंस कंपनीज होती हैं कितना प्रॉफिट बनाती हैं, और कहीं पे वो चीज जो है लोगों के दिमाग में चल रही। एक दो चीज वो ये भूल जाते हैं, वो ये है पहली कि ये जो डिफेंस कंपनीज होती हैं इनका प्रॉफिट्स आने में बहुत बहुत टाइम लगता है। एग्जिस्टिंग कंपनीज जैसे HAL है, BEL है, BHEL भी डिफेंस में मानी जाएगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एग्जिस्टिंग है, चल रही हैं, लेकिन जो नई कंपनीज भी जो आ रही हैं जिनके अंदर भी लोग डाल रहे हैं उनको बहुत बहुत टाइम लगता। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर कहीं पे जाकर के ये जो स्टॉक्स हैं ये परफॉर्म नहीं करते तो जो डिफेंस ओरिएंटेड फंड्स हैं उनके पास कोई चारा ही नहीं है, उनको फिर भी उन्हीं कंपनीज के अंदर डालना पड़ेगा। इसलिए ये थीमैटिक और सेक्टोरल, जैसे आपने कहा, ये बहुत हाई लेवल की रिस्क के फंड्स माने जाते हैं। तीसरी चीज जो सब लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक जनरल फंड के अंदर जाते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं जिनको गो एनीवेयर फंड या वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर डिफेंस ओरिएंटेड कंपनीज का अच्छा आउटलुक चलता रहता है तो वो इस तरह के जो फंड्स होते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप हो गए, मल्टी कैप हो गए, ये सारे फंड्स ये इनके अंदर वैसे ही डाल सकते हैं। और अगर कहीं पे जाकर के उन कंपनीज का प्रॉफिट्स नीचे जाने लगे, बहुत कंपटीशन हो गया या प्रॉफिट आने में टाइम लग रहा है, तो उनके पास ये फैसिलिटी है, उससे निकल सकते हैं, जो कि डिफेंस ओरिएंटेड फंड्स के पास कोई फैसिलिटी है ही नहीं। सो
हम अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल इन फंड्स के अंदर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए, याद रखिए, जब आप एक कार चलाते हैं तो आप पीछे के विंडशील्ड में देख के नहीं चलाते, आगे के विंडशील्ड को देख के चलाते हैं। जिसका मतलब जो हो गया वो हो गया, बहुत बढ़िया फंड रिटर्न्स आए, बहुत बढ़िया चीज, लेकिन आगे भी इसी तरीके से आते रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिस्क के स्केल में इन फंड्स को बहुत बहुत ऊंचा, बहुत रिस्की फंड्स माना जाए, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में जो है ना बहुत कंसंट्रेशन रहता है, वो पर्टिकुलर कंपनियों में ही निवेश करेंगे, और एक आप डाइवर्सिफाइड स्कीम चुनेंगे तो वो आपके लिए एक्टिवली मैनेज करते हुए अगर इस सेक्टर से रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उस सेक्टर को स्विच करके दूसरे सेक्टर से आपको रिटर्न देने की कोशिश करती है।